जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंबेडकर नेशन में, और मैं हूं आपके साथ वैशाली प्रसाद और मेरे साथ है गौतम रत्ना जी। हमारा शो आवाज भारत की में आप देखेंगे मैं एंकर वैशाली प्रसाद और साथ ही फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट गौतम रत्ना जी के साथ गर्मा गर्म बहस उन सुर्खियों के ऊपर जो अखबार की खबर बन के रह जाती है। एक अखबार के उन छोटे छोटे पन्नों पे उनकी खबरें जो एक सुर्खियां बन के ही रह जाती है, उसके सवालों के जवाब हमारे शो पे आपको गौतम रत्ना जी और वैशाली प्रसाद यानी कि मैं आप लोगों के सवालों के जवाब हम देंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर कुछ बताइए। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और मैं फिल्म डायरेक्टर, एंड सोशल एक्टिविस्ट। हम जो ये शो लेकर आए हैं, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो पेपर्स में, अखबार में, न्यूज़ में जो पेपर पे जो आप देखते हैं, वो एक बहुत छोटी खबरें बन के रह जाती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, पढ़ा और डाल दिया। लेकिन वो बहुत अहम मुद्दे होते हैं। तो ये बहुत दिन से था कि भाई हम कुछ ऐसा एक नया शो या नई चीज़ें कुछ करने जाएं। तो इस शो पर आप देखेंगे जितने भी मुद्दे होंगे, चाहे वो देश के मुद्दे हों, चाहे वो बहुजन समाज से रिलेटेड हों, क्योंकि खास तौर से हमारा जो चैनल है वो बहुजन समाज के महापुरुषों पर बेस्ड है, और उन्हीं पर हम उन मुद्दों को हम ज़्यादा बहुत मजबूती के साथ रखते हैं अपने दर्शकों के सामने। जैसे अगर बहुजन विचारधारा की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्वामी पेरियार नायकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और बिरसा मुंडा, कबीर, रविदास, जितने भी महान पुरुष हैं, इनकी आइडियोलॉजी को लेकर, इनकी आइडियोलॉजी तौर से, क्योंकि इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी के लिए काम करता है, महिलाओं की बराबरी, महिलाओं के अधिकारों के लिए, और जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करता है। तो जो अखबार की इस तरह की सुर्खियां हैं, तो उन्हीं पर मैं डेली आपके सामने रहूंगा इस प्रोग्राम में, और डेली हम उस मुद्दों पर, चाहे वो देश के मुद्दे हैं, चाहे वो विदेश से जुड़े मुद्दे हैं, या वो बहुजन समाज या महिलाओं के से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिन पे उनके ऊपर लाइक रेप जैसे और अत्याचार जैसे या हत्याएं जैसे मामले होते हैं, उनको हम खास तौर से उठाते हैं। तो आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमें उम्मीद है, देखते रहेंगे। आवाज भारत। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपको हमारे शो पर आवाज भारत की अंबेडकर नेशन पर, और मैं हूं आपके साथ वैशाली प्रसाद। और आज हम लोग अपने शो पे गौतम रत्ना जी के साथ, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट के साथ इन अखबारों की सुर्खियों पे बात करेंगे। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो पे। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ही करना चाहूंगी कि फ्रांस के राष्ट्रपति पूर्व शासकों के स्टैचू ना हटाने पर अड़े, क्या कहना चाहेंगे आप इस सवाल? हाँ, देखिए, ये कल के शो में भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था सर। ये वही मुद्दा है कि जो जाति से जुड़ा या रंगभेद से, नस्लभेद, और जो श्वेत अश्वेत का वो झगड़ा वहाँ पर है, उसी पर पूरा है। तो वहाँ पर जो पब्लिक है, वो आम जो आदमी है, जो कास्ट में बिलीव नहीं करते या रंग भेद के हिसाब से एक दूसरे के साथ बिहेव नहीं करते, या कोई ऐसा उसके ऊपर जिस तरह से टिप्पणी करते हैं लोग, या जैसे हमारे इंडिया में कास्टिज्म है, वैसे ही वहाँ पर काले गोरों की भी बड़ाई है कि जो गोरे वाले हैं वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो उसी पर जो प्रदर्शन वो इतने खतरनाक हो गए वहाँ पे, जो हमारे भारत में अभी भी लोग अवेयर नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे भारत में अभी भी जो लोग जातिवाद के दंश को और सहे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक ना एक दिन भारत के अंदर भी ये ऐसे ही फूटेगा। तो उसमें फिर क्या है कि जो वहाँ जो महापुरुष हैं या जिनकी स्टैचू लगी हैं, जैसे हमारे देश में भी लगी हैं, तो वो वहाँ पर जो लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, जो समानता में बिलीव करते हैं, वो लोग अब वहाँ जो स्टैचू हैं उन पर भी, उनको भी तोड़ने फोड़ने लगे हैं, उन पर भी हमला कर रहे हैं।
तो वो फ्रांस के राष्ट्रपति का यही कहना कि वो इस पर गुस्सा है कि भाई जो हमारे किसी देश के लिए एक राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया होगा, उनकी मूर्तियों को जो तोड़ा जा रहा है उस पर शायद उनकी ये इस तरह की टिप्पणी है। वो भारत में भी हो सकता है अगर यहाँ पर ये चीज़ें अगर सुधारी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट मेरा अगला सवाल ये है कि भारत ने कहा कि सियासी वजहों से नेपाल ने की गलतियां तो अब सुधरे। अब ये कल ये हमारा शायद मुद्दा नहीं था कहीं। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो जो भाजपा और मोदी जी की सरकार है, एक तरफ तो वो कह रही है कि भाई हमने पूरे देशों के इतने पूरे विदेशों के दौरे किए हैं और अपनी स्थिति को बहुत मजबूत किया है। और ये जो भाजपा का फॉलोवर है खासतौर से, या जो आरएसएस का फॉलोवर है, वो बड़ी मजबूती के साथ कहता है हमारे देश के प्रधानमंत्री पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने वर्ल्ड वाइड भारत को स्टैब्लिश किया है। तो हमें कहां से दिख रहा है आपको भारत को स्टैब्लिश होता हुआ वर्ल्ड के सामने? जब एक नेपाल जो एक छोटा सा कंट्री है, मतलब बहुत ज्यादा कोई वहाँ सैन्य शक्तियां भी उनके पास नहीं है, रोजी रोटी में वो भी परेशान है, उनके यहाँ भी कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो देखिए कि नेपाल अब हमारे देश के कुछ हिस्से को अपने उसमें वो दिखा रहा है, पास किया है उसने कि ये हिस्सा हमारे जमीन है, हमारे देश का हिस्सा है। उसमें उन्होंने पीछे कुछ दिन पहले की न्यूज है हमारे प्रोग्राम शुरू करने से पहले की, कि जिसमें एक भारतीय को शायद मार भी दिया है, 2 लोग घायल भी हैं और एक को नेपाल की पुलिस अरेस्ट करके ले गई। तो ये हमारे इनके जो मोदी जी और ये सरकार का जो मोटो है, वो हिंदू मुस्लिम के अलावा इनको कोई, मुझे लगता नहीं कोई इनका मुद्दा कहीं से नजर आ रहा है। यही काम पाकिस्तान में क्या होता तो अब तक वो प्रेस रिलीज भी चल रही होती, गृह मंत्री भी आके बोल रहे होते, रक्षा मंत्री भी आके बोलते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री। तो भाई अगर आप वहां पर बोलते हो और यहाँ पर आपके देश पर सीधा सीधा सामने एक छोटा सा देश जो सैन्य शक्ति भी नहीं है, आर्थिक मजबूत नहीं है, वो आपके साथ में इस तरह की घिनौनी हरकत करके चला जाता है। और आपके अभी तक आप कह रहे हैं कि नहीं भाई वो उससे रिक्वेस्ट सुधरने का मतलब तो रिक्वेस्ट हो गया ना, कि आप कुछ जवाब तो आपने दिया नहीं है अभी तक कि भाई उनके सैनिक को आपने किसी को अरेस्ट कर लिया है, या उनकी कोई शक्ति किसी को आपने ऐसा प्रहार कर दिया है, या उसमें कोई कार्रवाई हुई है अभी तक जो उन्होंने पीछे जो है उनकी जो हरकत हुई है पीछे, तो उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो और ऊपर से आप रिक्वेस्ट जैसा, ये सब में तो रिक्वेस्ट आ जाती है ना कि भाई कल तक आप गलती कर रहे थे, अब सुधर जाइए, मतलब आपने गलती की, आप सुधर जाइए। तो ये आप खुद सोचिए, देश की जनता को सोचना चाहिए कि जो कल तक ये पब्लिश किया जाता था पूरे देश में, मोदी जी का मेरे हिसाब से 50% तो विदेशों में टाइम बीतता है, बाहर आने जाने में टाइम लगता है, और देश का खर्चा भी बहुत हो रहा है उस पर, आर्थिक रूप में पैसा बहुत खर्चा। कोई भी प्रधानमंत्री किसी देश का और किसी दूसरे देश में जाता है तो वहाँ बहुत ज्यादा खर्चा उस पर किया जाता है, सिक्योरिटी से लेकर पूरा स्टाफ जाना, 2-4 मिनिस्टर और जाने। तो वो मजबूती कहाँ नजर आती है जो पूरे भारत में एक स्टेब्लिश नाम किया गया कि मोदी जी विदेश दौरे इसलिए कर रहे हैं कि भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा, उससे वहाँ के लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, वहाँ पॉलिसीज इंडिया में लाएंगे, वो यहाँ बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ऐसा अभी तक 6 साल में, क्योंकि आपका जीडीपी डाउन हो गया, नौकरी किसी के पास नहीं है, नौकरियां चली गई हैं, कई करोड़ नौकरी चली गई हैं, सब ये डाटा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो फिर मजबूती कहाँ से मिली? वो विदेश जो दौरे उन्होंने किए उस पर जो हमारे देश का पैसा, हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा जो हम लोग जो टैक्स देते हैं, तो उस पैसे का वो तो बेचती है ना। कहाँ से आपको कहाँ लगता है कि भाई उसमें कोई देश को विदेशों में जाकर के आपने कोई बहुत बड़ी चीज अर्जित की है? मुझे तो नहीं लगता है इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं। आपका अगला सवाल ये है कि दुष्कर्म के बाद पत्थर से सिर कुचला गया। तो देखिए ये भी किस तरह की मानसिकता हमारे देश में ये फीमेल के प्रति आज भी लगातार जारी है। और खास तौर से ये मेरे जो देखने में आ रहा है, जब से इनकी भाजपा की जहां जिस स्टेट में सरकार है वहां पर ये फीमेल के साथ ज्यादा हो रहा है। ये आप आंकड़े उठा कर देख सकते हैं, आप भी डेली न्यूज पढ़ते हैं, लोग भी पढ़ते हैं, वो इस चीज को बिल्कुल रेशियो देख सकते हैं इस चीज का। ये भी देखो, मैंने तो देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने अंदाजा सोचा जहां भाजपा की सरकार है वहां पर
वहाँ पर औरतों पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये देखिए, ये भी आपका वाराणसी जौनपुर का ही है, जहाँ पे योगी जी सरकार चला रहे हैं, जो कहते हैं कि भाई सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सबका विकास और सबकी विकास की बात करते हैं। तो आप देखिए कितनी मतलब इतनी हिम्मत की, एक तो आपने रेप किया लड़की को या महिला के साथ, उसके बाद पत्थर से सर भी कुचल दिया। तो ये मैंने भी पढ़ा था इसको, उसके मतलब इस तरह की वारदातें जो हो रही हैं। अगर मुझे जहां तक याद है, अगर मायावती एक बार सीएम बनी थी यूपी के अंदर, तो उस टाइम ये क्राइम रिकॉर्ड जो है बहुत, इसका ग्राफ बिल्कुल खत्म हो गया था और लड़कियां और महिलाएं बड़े शान से घर से निकलती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको मतलब इस तरह से कोई भी एक्टिविटी, इस पर रोक लगती थी। अखिलेश आने के बाद चालू हुआ और योगी जी आए तो दोबारा से और ज्यादा चालू हुआ। तो इनका तो जहां पर भी है, क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है कि जो संविधान है हमारा देश का, जो सबको आजादी देता है, इतना खूबसूरत इतना संविधान वर्ल्ड वाइड में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, तो उस पर ये लोग काम नहीं करते हैं। आज भी कहीं ना कहीं दिमाग में जो मनुस्मृति है या इस तरह के जो शोषण लिखा है महिलाओं को आजादी नहीं है उसमें, तो उस पर ये काम आज भी करते हैं। संविधान पे काम इनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है। 36 मिनट तक एलएनजेबी में रुके अमित शाह और बढ़ाया डॉक्टरों और नर्सों का हौसला। अब देखिए, ये अब अगर अमित शाह साहब को अगर विजिट करना है, तो मेरी जहां तक राय है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसी में क्यों गए। आप देख रहे हैं वो जो एलएनजेपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है। तो ये कितनी डर्ट, ये मैं समझता हूँ कि इट्स डर्टी पॉलिटिक्स, कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट का जाइए, वो दूसरे की सरकार है, दूसरी पार्टी की, और वहां पर कमी ढूंढिए। वो अलग बात है कि वहां पर कमी नहीं मिली, उनको तारीफ करना पड़ रहा है। ऐसा ही इसमें है। तो वो अगर ऑल इंडिया मेडिकल जाते, जो सेंट्रल के हॉस्पिटल है, आरएमएल हो जाए, वहां जाते, जो उनके सेंट्रल के हॉस्पिटल है वहां जाके उनको देखना चाहिए ना, क्योंकि उनके अंडर वो है, वहां उनको पता लगता। अभी पीछे एम्स का हमारे सामने एक केस आया कि एम्स पूरा उसमें, अब किसी का इलाज अगर एम्स में कंटिन्यू चल रहा है, वो सब एम्स बंद कर रखा है। पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे एक ही हॉस्पिटल है सेंट्रल का, जहां पर इस तरह की सुविधाएं जो कहीं है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। हमारे जानने वाले कैंसर से पीड़ित थे, ये कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बिहार से इलाज करा रहे पिछले 1 साल से यहाँ एम्स के अंदर अपना रूम लेकर के, वो वापस अपने चले गए थे, मतलब अधमरा टाइप आदमी लेके चले गए यहाँ से। तो वो उनको वहां देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये तो एक जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की जो राजनीति है, मतलब इससे देश के भले के लिए थोड़ी ये विजिट हो रही है। फिर इसका तो अगर आपको ये विजिट करना है, आपको देश को अच्छा मैसेज देना था, तो फिर आपको एम्स में या आरएमएल में आपको जाना चाहिए, वहां का सेंट्रल हॉस्पिटल को विजिट करना चाहिए। वहां क्या कमी है, मैं ऐसा समझता हूँ। कांग्रेस नेता की बेटी की शादी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक में। अब देखिए ये कितना बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि हमारा देश ना, जो नेता जो चाहे वो कुछ भी करता रहे, और आप और अगर हम सोशल डिस्टेंस पे बैठकर प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, क्योंकि हम आम आदमी है, कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, नेता नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, या कोई मीडिया की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर हम सोशल डिस्टेंस पे, अगर हमारा 4 फुट की दूरी ना बनाए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है 2 गज की दूरी, पहले 1 मीटर की थी, फिर 2 गज की दूरी होगा, तो 2 गज की तो और ज्यादा हो गई है, जो ज्यादा दूरी बना के रखें। तो वो इन पर लागू क्यों नहीं होता है? वैसे योगी जी ने भी किया। लॉकडाउन के बाद उस दिन रामलला की मूर्ति रखने जा रहे थे, तिरपाल से निकाल के उसमें प्लास्टिक, और उसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं था। तो जब हमारे संविधान में कानून सबके लिए बराबर है, तो वो ये सारे कानून जो आम आदमी और गरीब पर लागू हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंस से लेकर के कोरोना के साथ में जो बीमारी आई है, तो इन नेताओं पर क्यों नहीं होते? मेरा ऐसा मानना है कि उन पर भी होना चाहिए, चाहे वो भाजपा का नेता हो या किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, चाहे बड़ी सेलिब्रिटीज हो, आईएएस। रूल्स तो रूल्स है ना। जब आपने उसको बोल दिया कि जो आदमी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा, तो उस पर केस लगेगा कि आप देश के अंदर महामारी फैला रहे हैं।
तो ये लोग महामारी नहीं फैला रहे क्या? इसका जवाब कौन देगा? इस तरह की सोच तो मैं समझता हूँ कि यहाँ नेताओं की ठीक नहीं है। रेलवे ने कहा कि श्रमिक ट्रेनों का 85% खर्च ने उठाया है, खर्चा उन्होंने उठाया। देखिए ये मुझे नहीं मालूम, मेरे प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ कौन सी श्रमिक ट्रेनों की ये बात कर रहे हैं जिसका 85% गवर्नमेंट उठा रही है। मेरे कई साथी ऐसे हैं जिनको मैं खुद नई दिल्ली स्टेशन छोड़ के आया हूँ, उन्होंने अपने पैसे से पूरा टिकट खरीदा है। तो भाई ये 85% खर्चा कैसे उठा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हमने इसको रखा था कि आप इस पर भी सवाल उठाएं। जो भी जा रहा है, हमारे कई साथी गए हैं दिल्ली सिटी से बाहर, दिल्ली से बाहर या बड़े बड़े शहरों से बाहर, जो अपने घर पहुंचे वो तो टिकट लेके पैसा दे रहे हैं। तो क्या उनको वो पैसा वापस आएगा क्या 85% उस टिकट का? तब तो ये कहे सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकार की 85% केंद्र उठा रहा है। जब वो टिकट लेके खरीद के पैसे जा रहा है अपने घर, तो फिर केंद्र सरकार कहां से 85% उठा रही है या 15% कौन सी राज्य सरकार उठा रही है? पैसा तो वो दे रहा है किराया। मेरे पास टिकट है उनकी, मैं आपको टिकट मंगवा के दिखा सकता हूँ, ये टिकट इतने में उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया। तो ये सब फर्जी खबरें हैं, क्योंकि अखबार वाले भी मजबूर हैं, गोदी मीडिया पूरा बन चुका है, तो जो सरकार कहती है वो छाप देते हैं। इस तरह की चीजें हैं। और कोई सवाल आपका? एक सवाल और है कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज से काढ़ा बांटेगी बीजेपी, तो क्या कहेंगे आप इसमें? अब आप देखिए ये कितना देश को अंधा अंधविश्वास में धकेल रहे हैं, कितना अनएजुकेटेड इलिटरेट बातें ये लोग कर रहे हैं। किसी मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि काढ़े से ये बीमारी ठीक हो? ICMR ने किया है, WHO ने किया है, किसी ने किया है क्या? किसी हॉस्पिटल ने बोला है, किसी मेडिकल एक्सपर्ट ने बोला है, और किसी ने रिसर्च किया है ये काढ़ा वो होता है? कि मुझे याद है जब मैं बचपन में गांव में था, तो क्योंकि उस टाइम मेडिसिन नहीं होती थी गांव में, हॉस्पिटल नहीं होते थे गांव में, मेडिकल, तो क्या होता था, देसी जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, तो उठा करके, जैसे आपको एग्जांपल दूं, ये कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते थे, मिट्टी डाल दी, जबकि मिट्टी से तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। आप आज मिट्टी क्यों नहीं डालते हैं? अगर कट जाता है तो मिट्टी नहीं डालते हैं ना, डिटॉल लगाते हैं, मालूम है ना आपको? तो जब मिट्टी आप डालोगे, डस्ट डालोगे, तो वो तो आपका इसको आपके बॉडी में इन्फेक्शन फैलाएगा ना। लेकिन हमें भी नहीं पता था, तो धीरे धीरे थोड़ा जो एजुकेशन ग्रोथ हुई है उससे ये चीजें मेडिसिन तैयार हुई। तो ये काढ़ा जो है, अब बताओ, ये जिसकी केंद्र में सरकार हो वही पार्टी काढ़ा बांटने जा रही है। काढ़ा क्या होता है? वो कुछ वो उसमें एक गर्म पानी में कुछ चीजें मिला करके और उसको बॉईल करके दे देते हैं। तो वो कैसे बांटेंगे भाई? वो तो गरम गरम पिया जाता है वो। तो मतलब वोट की राजनीति भी करनी नहीं आ रही है ढंग से। कारण, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश के लोग पढ़े लिखे जो हैं वो बहुत कम संख्या के अंदर हैं। मेरे हिसाब से मुश्किल से, अब सरकार के आंकड़े तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अंदाजे बता रहा हूँ, अगर पूरे देश की बात करें तो आज भी 70% जो है वो बहुत बुरी स्थिति में, एजुकेशन के मामले में 70%। तो अब उनको तो आप काढ़ा पिला दीजिए, कल को ये भी ना कहने लग जाए कि भांग भी पिलाओ, भांग से ठीक हो रहा है। व्हाट इज दिस? जिस चीज का कोई साइंटिफिकल लॉजिक नहीं है, मेडिकल रिसर्च नहीं है, आप उठा करके खाली लोगों को, जो क्योंकि वो बेचारे कोई गरीब, कोई झुग्गी में रह रहा है, कोई गरीब घर में रह रहा है, जाकर के वहाँ काढ़ा बांटना शुरू कर दो और वहां मैसेज दो कि भाई हम तो जो कोरोना की बीमारी का इलाज कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ये कोई दवा है क्या? तो आप देखिए देश को कैसा इन लोगों ने मजाक बनाया है। हाँ? तो आपका अगला सवाल ये है कि इस्लामाबाद में भारतीय स्टाफ को सुबह पकड़ा तो रात में छोड़ा गया है। देखिए इस पर मैं, क्योंकि ये देश विदेश का मामला है, तो ऐसी चीजों पर बहुत सोच, जैसे पीछे की क्या होता है, ये बदले की भावनाएं हमारे पाकिस्तान और हमारे देश में पीछे शायद हमारे कंट्री में उनके 2 लोगों को किसी उसमें अरेस्ट किया गया, कुछ सस्पिशियस इश्यूज होंगे। तो ऑब्वियसली कि आपको यहाँ ऐसा लगता है तो दूसरा कंट्री सोचता है कि भाई हम भी कुछ बना दें, हो सकता है वो पाकिस्तान में जबरदस्ती बना दिया। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला जो कार्ड है, ये यहाँ पर ये पाकिस्तान इंडिया के बीच में हिंदू मुस्लिम कार्ड ये राजनीतिक हथियार के रूप में पेश हो रहा है और इसको चलाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि जब नेपाल से ये बात हो रही है तो फिर नेपाल में तो आप कुछ नहीं कर रहे। जहाँ पे हमारे एक आदमी को उठा के ले गए, एक को मार दिया, दो को घायल कर दिया नक्सल, उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर मोदी जी ने अगर विदेश के दौरे के बाद कोई अपनी इमेज अगर अच्छी बनाई है तो दूसरे देश के आदमी को उसका भय होना चाहिए, जो हमें कहीं से भी नजर नहीं आता है। पीछे केस देखा होगा आपने कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ से गया तो उसमें वहाँ के राष्ट्रपति ने दवाई मांगा था यहाँ से, तो कुछ आनाकानी की गई। ये सब अखबारों की खबर है, मैं अपनी तरफ से नहीं। जब उसने कहा अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।